जब से छात्रों के मामले में राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी दोनों एक्सपोज हुए, तब से इनकी लाइन लेंथ बिगड़ी हुई। अब ये नए नए प्लान पर काम करते रहते हैं ताकि जो पॉलिटिक्स डिरेल हुई है वो थोड़ी लाइन पर आए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ थोड़ा माहौल बना सकें। इसलिए आप देखिए कि जो कॉकरोच पार्टी वाले जगह जगह पिट रहे थे, जगह जगह इनको दौड़ाया जा रहा था, वो अब जंतर मंतर पार्ट 2 का प्लान बनाए बैठे हैं। उधर राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे से होते हुए महिलाओं और ओबीसी तक पहुंच गए। आज आपको बताऊंगा कि इधर कॉकरोच पार्टी वालों ने सड़क पर फिर उतरने का ऐलान किया, तो दिल्ली पुलिस ने अब ऐसी क्या तैयारी कर ली है जो कॉकरोचों को हैरान कर देगी। उधर नरेंद्र मोदी को घेरने चले राहुल गांधी को कैसे अपनों ने गच्चा देकर फंसा दिया, और इधर ये लोग अपने अपने प्लान में बिजी हैं। उधर छात्रों को लेकर कहां नया बवाल मचा है, छात्र कहां फिर से अनशन पर बैठे हैं, सड़क पर आ गए हैं, पुलिस से भिड़ गए हैं। छात्रों की ये जो लड़ाई की तस्वीरें हैं अपने हक के लिए, ये कहां से आई आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कौन सा चैलेंज दे दिया और मोदी योगी जो है उसका क्या इलाज कर रहे हैं। बंगाल में कैसे ममता शुवेंदु भिड़ गए, आज तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन पहले इस पूरी खबर का एक झलक देखिए। आपके गुजरात के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं और मिलके पंजाब के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं, कौन से अच्छे हैं? बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, यही प्रणाली अपनाए। ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। राहुल की पूरी आउटरीच एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन है। देखिए, राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी के नए प्लान की बात तो आगे करेंगे, लेकिन पहले उन छात्रों की बात जो अनशन पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पुलिस से आज भिड़ गए। पटना में, बिहार के पटना में आज छात्रों ने परीक्षा रद्द और अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने गांधी मैदान से राजभवन के लिए मार्च निकाला और इस मार्च के दौरान हंगामा मचा। छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे और छात्रों को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। देखिए वहां क्या तस्वीर बन गई। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, दोनों आमने सामने आ गए। कैसा वहां माहौल बना जब यह झड़प की स्थिति बनी, उसकी भी कुछ तस्वीरें देखिए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। छात्रों और पुलिस के बीच काफी देर तक यह टकराव चलता रहा। दावा है कि 18 अगस्त से ही पटना के गर्दनी बाग में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र कई दिनों से अनशन पर भी बैठे हुए हैं और ये छात्र इतने दिन से जब अनशन कर रहे हैं और इनकी मांगें नहीं सुनी गई तो आज सड़क पर उतर गए। ये छात्र दरअसल चाहते हैं कि गड़बड़ियों की वजह से 70वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा रद्द हो, उसे दोबारा कराया जाए। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE-4 की परीक्षा कराई जाए। छात्र यह भी चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती से जुड़ा एग्जाम 2 चरणों में नहीं 1 चरण में हो और परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है वो खत्म कर दिया जाए। छात्र चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्तियों में 100% डोमिसाइल आधारित भर्ती हो। भर्तियों में देरी की वजह से उम्र सीमा में छूट की भी मांग की गई है। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। सरकारी नौकरी से जुड़ी भर्तियों का साल भर का कैलेंडर जारी हो जाए। अब अपनी मांगों को लेकर छात्र कैसे भड़के हुए हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए एक बार। 3 बहाली निकाला गया, सेकेंड इंटर स्तरीय, BSO, CGL-4, 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार BSSC आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, BPSC को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है
जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता है, एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए। इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं बता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सारी मांगे पूरी कर दी हैं। तो छात्र ऐसे ही हवा में उनका मन कर रहा है कि हम जाके बैठते हैं, अनशन करते हैं। छात्र जो मांग कर रहे हैं उनमें से एग्जाम कराने की मांग जो है वो पहले सरकार ने सुन ली, लेकिन उसके बाद जो उनकी डिमांड है वो कहां पूरी हुई है। उस तरह से कह रहे हैं सारे संवाद के रास्ते खुले हैं। अरे रास्ता तो आप बंद किए हुए हैं और आप ही चले जाते। छात्र तो इतने दिन से बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यही बार बार दिक्कत आती है, चाहे झारखंड हो जाए चाहे बिहार हो जाए। छात्रों से बात करने में पता नहीं क्या ईगो हट हो जाता है, क्या हो जाता है इन नेताओं को। दोपहर में पुलिस और छात्रों के बीच बवाल हुआ। शाम होते होते खबर आई कि सरकार ने छात्रों से फिर बातचीत की है। बिहार के मुख्य सचिव ने छात्र नेताओं से बात की। 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से लगभग 1.5 घंटे बातचीत चली। मुख्य सचिव ने छात्र नेताओं को भरोसा दिया कि वो सीएम से बात करेंगे। 24 से 48 घंटे में 15 सूत्री मांगों पर सकारात्मक जवाब मिलेगा। अब शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे कि सब मांग लिए हैं, तो मुख्य सचिव कैसे कह रहे हैं कि बात करके बताऊंगा? इसका मतलब डिमांड अभी सारी नहीं सुनी गई है, और जो बाद में मुख्य सचिव चर्चा की है यही पहले कर लेते। इधर बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र भड़के हुए हैं। सरकार उनसे संवाद का भरोसा जता रही है। उधर सीएम सम्राट चौधरी ने आज से बिहार में विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत कर दी। इस प्रोग्राम के तहत बिहार सरकार स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुनेगी और उनका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेगी। हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में यह शिविर आयोजित होगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी समस्याएं सीधे सरकार या संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 के जरिए स्टूडेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सम्राट चौधरी ने आज स्टूडेंट से संवाद किया। 30 दिन के अंदर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। तो यह अच्छी पहल है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं उनसे भी जाके संवाद कर लेते। वहां तो मुख्य सचिव संवाद कर रहे हैं, या उन्हीं को घर बुला लेते। इधर बिहार सरकार छात्रों और जेनजी से संवाद बढ़ाने में लगी है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 9.5 साल में उनकी सरकार में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। इधर छात्रों को लेकर बवाल चल रहा है। उधर कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पार्ट 2 की तैयारी कर रही है। कॉकरोच पार्टी का आरोप है कि जंतर मंतर को लेकर सरकार ने जो केस वापस लेने और मुआवजे की मांग मानी थी उसे पूरा ही नहीं किया। इसी के विरोध में 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस के मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे। लेकिन कॉकरोच पार्टी ने ऐसे वक्त में मार्च निकालने का ऐलान किया जब दिल्ली में हाई प्रोफाइल ब्रिक्स समिट की तैयारियां चल रही होंगी। दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स का समिट होना है, जहां देश भर के दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को आना है। उनके आने से पहले सुरक्षा को लेकर बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कॉकरोच पार्टी इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कुछ हंगामा खड़ा करना चाहती है? क्या उनको मार्च की इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, यह भी अभी क्लियर नहीं है।
उधर जंतर मंतर की तरह कोई हंगामा हिंसा ना हो, मार्च की आड़ में कोई संसद तक ना पहुंच जाए या कार्यक्रम तक ना पहुंचने तक, भाई अब 5 को शुरू करेंगे, पता चला खींच दिए 12-13 तक। इसके लिए दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारियों को टाइट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े प्रदर्शन को लेकर नई रणनीति बनाई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इंटेलिजेंस विंग को कुछ निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की नई रणनीति के मुताबिक हर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस कुछ अहम जानकारियां जरूर जुटाएगी। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की प्रोफाइल तैयार की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि किस राज्य से कितने लोग आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से जुटाया जा रहा है और प्रदर्शन के प्रमुख नेताओं और आयोजकों की इसमें भूमिका क्या है। प्रदर्शन का एजेंडा और उनकी मुख्य मांगें भी पहले से समझने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस यह जानकारी भी जुटाएगी कि प्रदर्शनकारी कहां ठहर रहे हैं, किन इलाकों में उनकी आवाजाही है और दिल्ली में उनके स्थानीय संपर्क कौन है। माफ कीजिएगा, सबसे अहम बात, प्रदर्शन के लिए फंडिंग के संभावित सोर्स की भी जानकारी जुटाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को एक कदम सही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यानी दिल्ली पुलिस भी अब यह तैयारी कर रही है कि पिछली बार जैसी स्थिति ना बने। आयोजक कौन है से लेकर आयोजन में आ कौन कौन रहा है और उनका पैसा कहां से आ रहा है, सारी जानकारी जुटा ली जाएगी पहले। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में अचानक से 30,000 लोगों की भीड़ आ गई थी और संसद की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गई थी, उसे देखते हुए अब दिल्ली पुलिस अपना होमवर्क कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सब किसी प्रदर्शन को दबाने के लिए नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इधर कॉकरोच पार्टी नए प्रदर्शन की तैयारी में है, उधर कॉकरोच पार्टी का नाम लेकर केजरीवाल बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब से कॉकरोच पार्टी वाले बीजेपी राज्यों में स्कूलों का सच दिखा रहे हैं, तब से बीजेपी घबराए जा रही है। वो पंजाब के स्कूलों को बदनाम कर रहे हैं। स्कूलों की हालत को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी को क्या चैलेंज दे रहे हैं, एक बार सुनिए। आपके गुजरात के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं और मिलके पंजाब के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं, कौन से अच्छे हैं? पूरे मीडिया को लेके जाएंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएं और हम लोग भी आएंगे। दोनों राज्यों के स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं। बीजेपी के राज्यों में जब से कॉकरोच पार्टी वालों ने इनके स्कूलों का इंस्पेक्शन करना चालू किया, इनकी बुरी हालत जो है इनके स्कूलों की वो सामने आ रही है। तो इन्होंने अपने स्कूल तो ठीक नहीं किए, उन्होंने पंजाब के स्कूलों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। लगभग 19,700 स्कूल है पंजाब में, उसमें से 500 स्कूल रह गए हैं, बाकी 19,200 स्कूलों को हमने बहुत अच्छा बना दिया है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बीजेपी वालों को चैलेंज दे रहे हैं कि आप पंजाब आइए और दिखाइए हमारे यहां स्कूल कैसे। तो भाई, अगर कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र जो है लोगों की टीम है, तो चैलेंज दीजिए उनको, अभिजीत दीपके और बाकियों को, कि आओ हमारे यहां के स्कूल दिखाओ। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कॉकरोच पार्टी का नाम ले रहे हैं, उसी को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि कॉकरोच पार्टी वाले सिर्फ बीजेपी राज्यों को टारगेट कर रहे हैं और विपक्ष के राज्यों में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल पंजाब के स्कूलों का डंका पीट रहे हैं, लेकिन पंजाब के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे विपक्ष को पंजाब की एजुकेशन क्वालिटी पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। दरअसल पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जो एक स्कूल के क्लासरूम का पोस्टर शेयर किया, उस पोस्टर में स्पेलिंग की गलती थी। पोस्टर में हिरण को डियर की जगह DEER की जगह DEAR डियर लिखा हुआ था, जो आप लिखते हैं, किसी को नहीं लिखते डियर फ्रेंड। वेजिटेबल को वेजिटेबल्स लिखा हुआ था, उसकी स्पेलिंग भी गड़बड़ थी। इसी को लेकर पंजाब में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। पूछा कि क्या पंजाब के स्कूलों में यही सब पढ़ा रहे हैं क्या, कि स्पेलिंग भी नहीं आ रहा बच्चा लोग को। इधर राहुल गांधी का हाल भी आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी छात्रों के मुद्दे पर खूब माहौल बना रहे हैं। पुणे वाले कार्यक्रम के बाद उनके करीबी उन्हें पीएम बनाने की बात भी करने लगे, कोई उन्हें बैटमैन जैसा हीरो बताने लगा। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एक लिस्ट लेकर आई और दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, वो तो एकदम फ्लॉप था भाई। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के अपने नेताओं ने उन्हें गच्चा दे दिया। कई कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी के पुणे वाले कार्यक्रम पर कोई सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किया, कुछ पॉजिटिव तक नहीं कहा, वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया पर नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पुणे वाले कार्यक्रम को कांग्रेस के नेता ही भाव नहीं दे रहे। आरोप है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी के इवेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया।
प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 249 पदाधिकारियों में से सिर्फ 113 ने ही ट्विटर पर राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पोस्ट किया। 249 में से सिर्फ 48 नेताओं ने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ पोस्ट किया और 83 नेता ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी कोई बात तक नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि मनीष तिवारी, चरणजीत सिंह चन्नी, सीडब्ल्यूसी मेंबर अजय माकन जैसे नेताओं ने राहुल गांधी के इवेंट को भाव तक नहीं दिया। इसी डेटा को दिखाकर बीजेपी माहौल बना रही है कि पुणे में राहुल गांधी के पीआर स्टंट को उनके ही नेता भाव नहीं दे रहे, उनके ही नेता राहुल गांधी को जेएनजी का नेता नहीं मानते हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को। सीडब्ल्यूसी के खुद के मेंबर्स ने राहुल गांधी के पुणे के छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के बारे में कोई पॉजिटिव टिप्पणी नहीं दी और ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। दिस इंक्लूड्स लीडर्स लाइक अजय माकन, ये इंक्लूड करता है लीडर्स लाइक मनीष तिवारी, चरणजीत सिंह चन्नी। जब ये राहुल गांधी के छात्रों के गूंज के इवेंट को अपने सोशल मीडिया पर एंडोर्स नहीं करते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि राहुल की पूरी आउटरीच एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन है। यानी जिस वक्त देश में छात्रों को लेकर पूरी तरह से पॉलिटिक्स चल रही है कि छात्र किसके साथ है, जेनजी किसके साथ है, कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के साथ खुद पार्टी के लोग भी हैं कि नहीं। छात्र और जेनजी को तो छोड़ दीजिए। अगर बीजेपी के आरोपों को सही माने तो कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी की गूंज सुनाई नहीं दे रही। इस बीच पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने फिर से ओबीसी कार्ड चल दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी। आरोप लगाया कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना को सही से नहीं करवा रहे। इन लोगों को हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, सरकार में नहीं है लेकिन सब जैसा ये बताएंगे वैसा ही होना चाहिए। पहले कह रहे थे कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं, अब जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे कि ना ढंग से नहीं हुआ। पीएम मोदी को भेजे अपने लेटर ने राहुल गांधी ने उस लेटर में कहा कि सवालों के जरिए जातियों की सही गिनती संभव नहीं है। यह तरीका भ्रामक है, इसमें हर व्यक्ति जाति का जो नाम बताएगा वही दर्ज होगा। भारत में एक ही जाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों, उपजातियों, भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में अगर एक ही जाति के लोग अलग अलग नामों से दर्ज होंगे तो एक ही जाति हजारों नामों में बंट जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे। जातिगत जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही बेकार हो जाएगा। इससे यह नहीं पता चलेगा कि भारत में ओबीसी की आबादी कितनी है। जनगणना में पिछले वर्ग का शब्द तक शामिल नहीं है। इसका समाधान यह है कि जातियों की एक ड्रॉप डाउन सूची बनाई जाए। सरकार मौजूदा प्रश्नावली रद्द कर सबसे बात करके नई प्रश्नावली बनाए। कांग्रेस कह रही है कि जैसे बिहार और तेलंगाना में जातिगत जनगणना हुई वही तरीका अपनाया जाए और इसके लिए राहुल गांधी ने लेटर में तेलंगाना में इस्तेमाल जाति की सूची और बिहार में इस्तेमाल जाति की सूची की कॉपी लेटर के साथ लगाई। सुनिए जयराम रमेश इसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि बिहार की जातिगत जनगणना का नाम लेकर कैसे राहुल गांधी खुद फंस गए। जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथोडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। आप सुन लिए, क्लियरली कह रहे हैं कि बिहार जैसा करा दीजिए मामला। राहुल गांधी ने अपने लेटर में भी बिहार और तेलंगाना के जातिगत जनगणना का जिक्र किया है और कहा कि पीएम मोदी को उसी की तर्ज पर यह जनगणना करानी चाहिए। लेकिन यही राहुल गांधी पिछले साल पटना जाकर बिहार में हुई जातिगत जनगणना को फेक बता चुके हैं। आप सुनिए राहुल गांधी पिछले साल जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई थी उसको लेकर क्या कहे थे। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। तो राहुल गांधी के लिए पहला कदम जातिगत जनगणना नहीं है बॉस,
उनके लिए पहला कदम यह है कि वो चाहते क्या हैं, पहले यह समझे। जब मन करता है कहते हैं बिहार वाला तो फेक था, ऐसा नहीं कराना हमको। अब कह रहे हैं कि इनको आता ही नहीं है जातिगत जनगणना कराना, हम कह रहे हैं कि बिहार वाला कराओ। अरे बॉस, पहले मन बनाइए कि वो फेक वाला था कि असली वाला था। फेक वाला था तो वैसा अब काहे कराना है, और असली था तब फेक काहे बोले थे। कुछ भी जब जैसा मूड करता है वैसा बोलते हैं। इधर राहुल गांधी नए मोर्चे खोल रहे हैं, उधर बंगाल में सीएम शिवेंदु और ममता बनर्जी के बीच लड़ाई का नया फ्रंट खुला हुआ है। ममता बनर्जी ने सीएम शिवेंदु अधिकारी का एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया कि शिवेंदु अधिकारी उन्हें धमका रहे हैं, उन्हें घर में नजरबंद करना चाहते हैं। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए कि वो कौन सा वीडियो पोस्ट करके क्या आरोप लगा रही है, फिर आगे की बात बताता हूं। ফেসবুকেই থাকুন আপনি বিকালবেলা, আপনাকে রাস্তায় বেরোতে হবে না, আপনাকে রাস্তায় বেরোতে হবে না। আর রাস্তায় আপনি যাতে না বেরোতে পারেন তার ব্যবস্থাও আমি করব। तो शुवेंदु अधिकारी का यही वीडियो पोस्ट करके ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री मुझे धमका रहे हैं। तो भाई आप लोग तो किसी से डरने वाले लोगों में से नहीं रहे हैं। अब अचानक से सबको डर लगने लग गया कि ये बोल दिए तो धमका दिए, वो बोल दिए तो धमका दिए। खैर ये पूरी पॉलिटिक्स जो चल रही है वो तो आपको बता दिया।